हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता 6 और 7 जो है सितंबर को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और हम आप लोगों को करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी तक जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं उनमें सभी में जो भी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी करवा रहे हैं। और जो आपका 2021 में पेट का पेपर हुआ था, 2021 वाला और 2022 वाले में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करवा रहे हैं और 2023 में पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और हम चैप्टर वाइज ये सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हम करवा चुके हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोगों को बता दें, हम 2 वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त वंश और हर्षवर्धन और राजपूत काल, ये सभी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसमें हम दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे और मुग़ल साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मराठा साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो 2 चैप्टर बचेंगे, कौन से ये बचेंगे इसमें? ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखेंगे। उसके बाद हमारा नेशनल मूवमेंट आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस पर 2 वीडियो आएंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपकी हिस्ट्री 10 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को बता दें, जिसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 50 नंबर की आप लोगों की जीएस आती है। कितने नंबर की? 50 नंबर की जीएस आती है। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम होता है और पेट के थ्रू इस बार वैकेंसी आपकी लेखपाल की आएंगी, लोअर PCS की आएंगी, BDO की आएंगी, जूनियर असिस्टेंट की आएंगी, अन्य बहुत वैकेंसियाँ आती हैं पेट के थ्रू। अगर आप लोग 75 स्कोर कर देते हो तो आपका जो है श्योर कितनी भी वैकेंसी आएँ, 100 आएँ, 500 आएँ या 1000 आएँ, उसमें आप सिलेक्टेड हो जाओगे, मेन एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। तो हम आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं। जितनी हिस्ट्री है चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे। जितने भी इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी भी करवाएंगे, PYQ। इससे आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए उनके सभी क्वेश्चन ले लेंगे। इससे आपका जो है कहीं से क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर और आपका बन जाएगा। और जो भी क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे उसके साथ एक्स्ट्रा डिटेल बताएंगे और जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें। मगर आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा इसे थर्ड में शिफ्ट में पूछा गया था 2016 में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है C वाला सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम था जो है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत में जो है पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 636 में हुआ था। पुणे पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था। तो जबकि भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? तो 712 में भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? अरब आक्रमणकारी कहाँ का था ये? अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद जो है बिन कासिम के नेतृत्व में ये हुआ था। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो इस समय यहाँ का शासक कौन था? सिंध पर शासन कौन कर रहा था? तो यहाँ का दाहिर शासक था। इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध का शासक दाहिर था, इसे पराजित किया था। तो ये भी याद रखें। और सिंध पर विजय का जो है वर्णन किस में मिलता है? ये एक बुक है। कौन सी बुक है? चचनामा बुक है। इसके लेखक कौन है? फारसी में ये बुक जो है लिखी गई है। चचनामा जो है सिंध पर जो अरबों की विजय के बारे में जानकारी मिलती है, इसके लेखक कौन? अली अहमद हैं। और जो भी हम एक्स्ट्रा डिटेल लें उसे ध्यान से आप लोग सुने। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो जो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं ये मध्य प्रदेश में हैं।
ये याद रखें, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खजुराहो में क्या है, ये खजुराहो के छतरपुर जिले में स्थित जो है खजुराहो में जो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर हैं, जो चंदेल शासक थे, इन्होंने जो है खजुराहो में जो मंदिर है इनका निर्माण करवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने करवाया था, ये भी याद रखें आप लोग। मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच में जो है चंदेल शासकों ने करवाया था मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं, बीच में कराया गया था। यह मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्व प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो जयचंद के मध्य और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा? चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा? चंदावर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखें। और इसी में जो है कौन मारा गया था? जयचंद मारा गया था। ये कब हुआ था? 1900 जो है 1100 कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो जयचंद की पराजय हुई थी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर कोई मैच नहीं खा रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनके बीच युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और जयचंद की इसमें क्या हुआ, आक्रमण किया था और जयचंद की पराजय हुई थी। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी, और वहीं का ये कन्नौज का शासक जयचंद था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जयचंद कहाँ का शासक था? तो ये कन्नौज का था। ये जो है युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में ये मारा गया था, ये भी याद रखें। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध हुए हैं। तराइन का जो कब हुआ था? 1191 में हुआ है, और 1192 में युद्ध हुआ। तराइन के ये दो युद्ध हुए। पहले में किसकी विजय हुई थी? पहले में पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, और दूसरे में जो है गोरी की विजय हुई थी। तो ये किस युद्ध में मारा गया था? चंदावर के युद्ध में मारा गया था, ये याद रखें। ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं मैच हो रहे हैं क्योंकि जो युद्ध इसका हुआ था, जो चंदावर के युद्ध में मारा गया था, अगर ऑप्शन में 1194 दिया होता इसमें और चंदावर का युद्ध दिया होता तो आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाता। तो इसमें देख सकते हो 1193 दिया है, और इसमें जो है कन्नौज दिया है, यहाँ पर चंदावर लिखा होना चाहिए था, इसमें मारा गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो चंदावर के युद्ध में कौन मारा गया था? ये जयचंद मारा गया था। और किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? जयचंद और गोरी के बीच युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये कब पराजित हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय से कब पराजित हुआ था? तो ये हुआ था पहली बार जब युद्ध हुआ था तो 1191 में जो है गोरी की पराजय हुई थी। बाद में जो दूसरा वाला युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें कौन जीता था? तो इसमें कौन जीता था? गोरी जीता था, ये याद रखें आप लोग। पहले वाले में कौन जीता था? पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जो 91 में हुआ। तराइन का जो है प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। द्वितीय युद्ध सेकेंड ये हुआ था कब? तो ये 1192 में हुआ था। इसमें कौन पराजित हुआ था? तो दूसरे वाले में जो है पृथ्वीराज जो है पराजित हुए थे। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है गोरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था तो ये बताना है। अमीर खुसरो का जन्म, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनका जो है कासगंज में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो से संबंधित ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल रट लें आप लोग। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में वर्तमान कासगंज में पड़ता है, इनका हुआ था। पटियाली ये स्थान कभी कभी दे देता है, कासगंज दे देता है, तो ये दोनों याद रखें आप लोग, कासगंज या पटियाली आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में। खड़ी बोली का और कव्वाली और तबला का जनक इन्हें माना जाता है। किसे? खड़ी बोली का जनक माना जाता है, और कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये याद रखें, इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं, इन्हें तूती ये हिंद के नाम से जाना जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि इनकी रचना हो गई है किरान उस सादेन मिफलात उल फुतूह नूर सिपहर तुगलक नामा खजाइन उल
उल फुतूह आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो ये कुछ रचना है, तो ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। अमीर खुसरो कव्वाली का पिता और तबला का जनक कहा जाता है इन्हें। तबला और भारत का तोता भी कहा जाता है। ये किसके दरबार में जो है कवि थे? तो कवि किसके दरबार में कवि थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था? पता होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ? कासगंज में, पटियाली में हुआ था। भारत का तोतिया हिंद, कव्वाली का जनक और खड़ी बोली का जनक, और इन्हें तबला का जनक कहा जाता है। और किसके दरबार में रहते थे ये? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ये फैक्ट याद रखें आप लोग। मैं रिपीट इसलिए दोबारा कर देता हूँ क्योंकि आपको जो है रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। वीडियो पूरा देखें आप लोग और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहा रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो लोहा रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। ये याद रखें आप लोग, बलबन ने लोहा रक्त नीति अपनाई थी। तो बलबन ने ही सिजदा पेबोस जो प्रथा थी इसने शुरुआत की थी, और उसके बाद नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत बलबन ने ही की थी। ये याद रखें आप लोग, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। तो 8 में अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये किस में है? कुतुब मीनार है। तो जो यूनेस्को में जो है ये जो कुतुब मीनार शामिल है, तो पूछा है किस में ये अलाई दरवाज़ा है? तो अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार में है। तो ये याद रखें आप लोग। और ये महाबोधि ऑप्शन दिया गया है, महाबोधि बिहार में पड़ता है। ये याद रखें आप लोग। तो नई दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से हुआ है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला हजार सीतुन महल का भी निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं, कितने वंशों ने शासन किया है, वो एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, इसे दास वंश कहते हैं, और ममलूक वंश भी कहते हैं। दूसरा खिलजी वंश हुआ है, और तीसरा तुगलक वंश, और चौथा सैयद वंश, पाँचवा लोदी वंश। ये 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो इनमें कौन कौन से शासक हुए ये भी देख लेते हैं। तो गुलाम वंश में कौन कौन शासक हुए हैं? गुलाम वंश जो था इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है, और इसमें 11 शासकों ने शासन किया है। इनमें इम्पोर्टेंट कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद इसमें इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट है। रजिया सुल्तान इम्पोर्टेंट है। रजिया सुल्तान के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम जो है मुस्लिम महिला जो है शासिका कौन थी? इसी प्रकार से रजिया सुल्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन से, और इसका जो अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसे याद रखें आप लोग, जिसे शमसुद्दीन क्यूमर्स जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक था। कुतुबुद्दीन पहला शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में आपसे लोगों से पूछा है, अभी पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना, कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है किसका अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है। तो खिलजी वंश में कितने शासकों ने जो शासन किया है? 5 शासक हुए हैं। किसमें? जो है खिलजी वंश में। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, और इसका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक रहा है। शहाबुद्दीन उमर जो है 1316 ईस्वी से इसका शासनकाल रहा है। और फिर आ जाता है मुबारक खिलजी, इसका रहा 1316 से जो है तो 1320 तक ये रहा है। और उसके बाद आ जाता है खुसरो खान, इसका 1320 तक ही रहता है। उसके बाद इसका शासनकाल देख सकते हो। गुलाम वंश का कितना, कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक, यानी कि 84 वर्षों तक रहा है। किसका? गुलाम वंश का, जो कि सर्वाधिक शासनकाल रहा है। खिलजी वंश का रहा है 1290 से 1320 तक रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा गया है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया, मतलब किसने इसके निर्माण में जो है योगदान नहीं दिया है। तो दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसमें इसका भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं रहा है, तो बाकी इनका तीनों का योगदान रहा है। इल्तुतमिश और हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। मतलब इसका प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ये संस्थापक माना जाता है, ये भी याद रखें। और इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण पूर्ण किया गया। मतलब इसने नींव रखी थी, यानी कि शुरुआत करवाई थी कुतुब मीनार की निर्माण की। और इसने जो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। और अंत में फिरोज शाह ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। तो इसने क्या करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो इसकी पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के अलावा 5वीं मंजिल बन गई है, जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। तो किसका किसका योगदान रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हो जाएगा इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इनका जो है इसमें निर्माण योगदान रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। 12 में पूछा गया कुतुब मीनार स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। 13 में क्या पूछा गया? नालंदा प्राचीनतम शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? मतलब ये नालंदा जो था विश्वविद्यालय, इसको नष्ट कब हुआ था और किसने करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको जो है कब नष्ट कर दिया गया था? 12वीं ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया गया था। गोरी के एक साधारण दास जो है बख्तियार खिलजी, इसने 1193 से 1203 के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था। किसको? नालंदा और विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था, जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण की कई बार हुए, यद्यपि नज़दीकी उत्तर जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पेपर में सीधे यही पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था, कब नष्ट करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा जो कि नष्ट किया गया था और 1200 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भी इसका नाम है, ये भी याद रखें, 1320 में की थी। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने क्या किया था? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी खां में से किस राजवंश से संबंधित था?
तो खिलजी खान सैयद वंश से संबंधित था। इसने क्या सैयद वंश की स्थापना की थी खिलजी खान ने। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश 5 वंशों ने शासन किया था। तो यह 1414 से 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1421 में खिलजी खान की हत्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये हो जाएगा राइट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का हो जाएगा। ये इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और इब्न बतूता की यात्रा कौन से यात्रा वृत्तांत रेहला हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो कब बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल और 1526 को हुआ था। तो ये याद रखें आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के तोपखाने व तुगलका युद्ध नीति ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक का कार्य किया था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत अधिक होते हुए भी पराजित हुई। इब्राहिम लोदी को रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो इसका जो देख सकते हो यहाँ पर, जो अभी आप लोगों ने अमीर खुसरो के बारे में देखा था, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कासगंज पटियाली में हुआ था और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तो ये हिंद के नाम से तबला वादक और कव्वाली के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएंगे। जियाउद्दीन बरनी भी हो जाएगा। और ये मिनहाज उस मिराज ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट इसका हो जाएगा, ये नहीं थे। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं इसका है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं है। तो उसके बाद देख लेते हैं तारीख ए शेरशाही के तहत शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा गया है। विकल्प के अंतर्गत जो है दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेट में है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि के तक शासन किया था? तो सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? तो ये खिलजी वंश ने किया था। कब से कब तक किया है ये भी देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है और इनका शासनकाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ही दिए गए हैं। गुलाम वंश यहाँ पर 1206 से 1290 तक किया, 84 वर्षों तक। खिलजी वंश ने कब से कब तक किया है? 1290 से 1320 तक, यानी 30 साल तक किया है। और तुगलक वंश ने कब से कब तक किया है? 1320 से और 1412 तक, यानी कि 92 वर्ष तक किया है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर सैयद वंश यहाँ पर हो जाएगा 1414 से 1451 तक, यानी कि 37 वर्ष तक किया है। 5वां वंश यहाँ पर आ जाता है, कौन सा हो जाता है? लोधी वंश में ये 3 शासक हुए, ये याद रखें आप लोग। 3 शासक कौन कौन से हुए हैं? बहलोल लोधी हुआ है, ये इस वंश का संस्थापक है। इसका शासनकाल जो है स्टार्ट हुआ 1451 से है और उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहा। अपने सरदारों को संतुष्ट करने के लिए कई उपाय किए। ग्वालियर, समथल, संकीट और मेवात पर विजय प्राप्त की है। और इसकी मृत्यु कब हो गई? 1489 में हो गई थी। और सिकंदर लोधी, इसे याद रखें आप लोग। इसने क्या किया था? इसने आगरा शहर को बसाया था 1504 में, आई थिंक 1504 में आगरा शहर को बसाया था। और इसका शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा है।
कृषि में रुचि और खेती की माप के लिए इसने 32 अंक या 30 इंच की गाजी ये सिकंदरी जो है इसकी मापन के लिए शुरुआत की थी। गज सिकंदरी भी कहा जाता है इसे। 16वीं शताब्दी में लोदी वंश अपने चरम पर पहुंच गया था। इब्राहिम लोदी जो है ये अंतिम शासक था। यही मारा गया था 1526 में। बाबर एवं इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध में ये मारा गया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। तो हमने अभी पीछे एक जगह वीडियो में बोल दिया था कि गुलाम वंश जो है सबसे अधिक समय तक गुलाम वंश ने शासन किया है। तो ये नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा तुगलक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा, ये खिलजी वंश का हो जाएगा। सबसे अधिक समय तक शासनकाल किस वंश ने किया, तुगलक वंश ने। और सबसे कम समय के लिए खिलजी वंश ने। क्वेश्चन नंबर है 21 में पूछा गया है खिरीज खान दिल्ली का शासक था, निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था। तो ये हो जाएगा सैयद वंश से। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। तो खिरीज खां जो था सैयद वंश का खिरीज खां जो था इस वंश का जो है शासक था और यही इसका संस्थापक था। और अंतिम की बात की जाए तो अलाउद्दीन आलम शाह जो इस वंश का अंतिम शासक था। और खिरीज खान दिल्ली सैयद वंश का संस्थापक भी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर बुक्का दोनों थे। मगर ऑप्शन में इसमें दो अलग अलग दिया है, हरिहर भी दिया, बुक्का भी दिया है। तो विजयनगर साम्राज्य की दो हरिहर बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये भी दोनों राइट हो जाएंगे। कौन, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। मगर इसमें जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें जो स्टार बना है ऑप्शन, मतलब दोनों ऑप्शन जो गलत दे दिए थे। तो विजयनगर साम्राज्य की दो भाइयों ने 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापना की थी। पिता संगम के नाम पर उनका वंश का नाम संगम था, कहलाया था। हरिहर जो प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी के किनारे था। तो विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे था। तो विजयनगर साम्राज्य जो था ये किस नदी के किनारे था, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी थी, ये याद रखें आप लोग। और दो सगे भाइयों ने इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य पर 4 वंशों ने जो है शासन किया है। विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया है, तो एक संगम वंश हो जाएगी जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। और सालुब वंश हो जाएगा, तुलुब वंश हो जाएगा, आरबीडू वंश हो जाएगा। ये 4 वंश थे, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य पर जो है शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो राजा कौन था, कृष्णदेव राय था। और विजयनगर साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। तुलुब वंश की जो है तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो ये वीर नरसिंह ने की थी। तो तुलुब यहाँ पर याद रखें, तुलुब राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और तुलुब राजवंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह ने की थी और तुलुब द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुब ने 1509 में विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीनतम नगर बसाया था। कृष्णदेव राय ने ये नागलपुर नगर जो है बसाया था, ये याद रखें। और इसका तुलुब राजवंश से इसका संबंध था, किसका, कृष्णदेव राय। काफ़ी ये फेमस है और ये ग्रंथ था, ये ग्रंथ इम्पोर्टेंट है। अमुक्ता माल्यद ये ग्रंथ है, इसकी रचना तेलुगु भाषा में की गई थी। मुगल शासनकाल में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण राय को उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था, कृष्णदेव राय को बताया था। इम्पोर्टेंट है किसने, बाबर ने। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। तो किस में लेती थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य
साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य में सेवा में भी स्थान था। वे संगीत, नृत्य, ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भाग लेती थी। और डोमिंगो पायास के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था और यह पुरुषों महिलाओं को समान रूप से प्रचलित। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त की जाती थी। वे युद्ध में भी जाती थीं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर शासकों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट हो जाएगा। तो क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी पेपर हुआ था वीडियो का, उसमें पूछा गया है विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो ये कौन सा हो जाएगा? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। सोमनाथ कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। तो हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर जो है जो विरूपाक्ष मंदिर है विजयनगर वास्तु द्रविड़ स्थापित शैली का उदाहरण है। वास्तुकला द्रविड़ स्थापित शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला पूर्ण रूप से विकसित और परिपूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है किसको समर्पित है? भगवान जो है शिव को समर्पित है। अब मुगल साम्राज्य देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य में क्या है? मुगल सम्राट बाबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था मुगल सम्राट बाबर ने। किसमें? तो ये खानवा के युद्ध में जो किसको हराया था? राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो बाबर तक अभी तक कितने युद्ध लड़े गए वो सब देख लेते हैं। तो बाबर से संबंधित देख लेते हैं कुछ फैक्ट। बाबर का जन्म कहाँ? फरगान अफगानिस्तान में हुआ था जन्म, ये याद रखें। 1483 में पिता उमर शेख थे और इसकी माता कौन थी? कुटलुंग निगार मंगोल की थी ये। और इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। भारत में जो है गोला बारूद का प्रारंभ इसी ने किया था। और ये युद्ध नीति है तुगलमा युद्ध नीति। इसने जो है प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें इसने जो है उस नीति का प्रयोग किया था। तुजुक-ए-बाबरी अपनी इसकी आत्मकथा ये तुर्की में लिखी है। खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा के युद्ध बाद गाजी नाम को अपनाया था इसने। खानवा के युद्ध के बाद गाजी नाम को अपनाया था, ये भी याद रखें आप लोग। और लाहौर में इसकी मृत्यु कहाँ? 1530 में लाहौर में हो गई थी। अपनी इच्छा के अनुसार आराम बाग यानी कि इसे आगरा में दफनाया गया था। और इसके द्वारा युद्ध कौन कौन से लड़े गए हैं युद्ध, ये याद रखें आप लोग। जो इसे क्या कहा गया था? शेरशाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में बागे बाबर गार्डन में दफनाया गया था। बाद में इसे कहाँ दफनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा अफगानिस्तान में कहाँ दफनाया गया था? इसे बागे बाबर गार्डन में दफनाया गया था। इसकी मृत्यु लाहौर में हुई। उसके बाद जो है इसे आगरा में दफनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ से ले जाकर इसे अफगानिस्तान में जो है अफगानिस्तान में काबुल में एक है बागे बाबर गार्डन, उसमें दफनाया गया था। तो इसके द्वारा ये युद्ध लड़े गए हैं। ये देख लें पानीपत का युद्ध जब कब लड़ा गया था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। राणा सांगा के बीच हुआ था और बाबर के बीच। और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ है। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में बाबर का अंतिम युद्ध था। किसके किसके बीच हुआ? बाबर एवं महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसमें महमूद लोदी को हारना पड़ा था, हार गया था। और यहाँ पर देख लेते हैं अब्दुल रहीम खान खाना ने ये तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में जो थी इसका फारसी में अनुवाद किया था और इसका नाम बाबरनामा रखा था। तुजुक-ए-बाबरी है, इसका नाम बाबरनामा रखा और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने।
तो यहाँ से बाबर को ख़त्म कर दिया है, मतलब सभी जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी हुमायूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मुग़ल जो शासनकाल रहा इसमें कितने शासक हुए हैं? तो मुग़ल शासनकाल में जो है कुल 19 शासक हुए हैं। आप लोग 19 कहोगे क्योंकि देखो जो औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक हुए उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे आप लोगों से पूछे कि अंतिम मुग़ल शासक कौन हुआ था, तो बहादुर शाह जफ़र हुआ था। तो जैसे बाबर हुआ, बाबर के 4 लड़के थे, अस्करी हिंदाल और हुमायूं और एक और था, तो 4 लड़के थे, उसमें से एक हुमायूं उसके बाद उत्तराधिकारी बना। हुमायूं का लड़का कौन हुआ? जो है अकबर। अकबर का लड़का कौन हुआ? जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजहां। शाहजहां के बाद जो है शाहजहां का लड़का औरंगजेब हुआ। तो ये आप लोग इनका सीरियल याद रखें और इनकी डेट भी याद रखें क्योंकि डेट भी पूछ ली जाती है। उसके बाद में ये शासक हुए हैं। और अंतिम आप लोगों से मुग़ल शासक पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफ़र हो जाएगा। तो सीढ़ियों से गिर के किसकी मृत्यु हो गई थी? ये दिल्ली में इसकी सीढ़ियों से मृत्यु हो गई थी गिर के, हुमायूं की। और इसे जो है ये कहाँ पर पड़ता है? दीन पनाह भवन दिल्ली में है, वहाँ शेर मंडल पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही जान दे दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुग़ल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ये कलानौर में बैठाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। तो शासनकाल देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर का शासनकाल रहा 1526 से 30 तक बाबर रहा। उसके बाद बाबर के बाद किसका शासनकाल आ जाता है? बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं का शासनकाल रहता है 1530 से 1556 तक रहता है। 56 तक इसका शासनकाल रहता है। 1556 तक रहता है। और बीच में ये 40 से 1540 से और 1545 तक कौन शासन कर लेता है? शेर शाह सूरी आ जाता है। उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका शासनकाल याद रखें। कभी कभी एग्जामिनर जो है टफ पेपर बनाता है तो शासनकाल पूछ लेता है कब से कब तक रहा है। मृत्यु हो जाती है 14 फरवरी 1556 को कलानौर में जो है इसका अकबर का राज्य अभिषेक होता है और 14 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक होता है। और इसका संरक्षक कौन होता है? जो है संरक्षक इसका कौन होता है? तो ये बैरम खां होता है। संरक्षक ये कौन होता है इसका? बैरम खां होता है अकबर का। अकबर एक अनपढ़ शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था? तो ये शेर शाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफगान शासक था कौन? शेर शाह सूरी। इसका शासनकाल रहता है 1540 से 45 तक इसका शासनकाल रहा है। भारत का पहला मुद्रित रुपया जो है इसका वजन कितना था? 178 ग्रेन का था। और चांदी का रुपया इसने चलाया था। तांबे का भी चलाया था और चांदी का रुपया भी चलाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है? इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था शुरू की थी? तो भूमि मापन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी ने इसने भूमि मापन की जो है प्रथा शुरू की थी या मापन की जो है व्यवस्था प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलालुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? तो जलालुद्दीन किसका नाम था? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर का जलालुद्दीन नाम था। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद नाम इसका था। तो नाम याद रखें इसका, जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था। तो अकबर किसका लड़का था? तो अकबर किसका लड़का था? अकबर जो है हुमायूं का लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म इसका कहाँ हुआ था? और राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। और 1542 में इसका अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक इसका 14 वर्ष की आयु में हो गया था। संरक्षक इसका कौन था? बैरम खां था, ये याद रखें। और उसने अपना वकील व वजीर भी उसे नियुक्त किया था
और उसे खाना की उपाधि दी थी, किसे? बैरम खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 8 है। 8 में क्या पूछा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अकबर एवं हेमचंद यानी विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। इसमें बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी थी और हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल की तरफ से उसे 24 युद्धों में भाग लिया था, जिनमें से 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर दिया गया है, इनमें से जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य आरोपी को सही ढंग से नहीं बताया गया? देखो, पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल हुई थी। 21 अप्रैल को 1526 को हुई थी, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। पहला राइट सही है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ। हाँ, 1576 को हुआ था, ये भी राइट है, ये भी राइट हो गया। तो दूसरा दिया गया है युद्ध, दूसरा कौन सा दिया गया? पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर एवं हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर एवं हेमू के बीच लड़ी गई थी। ये कब लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। तो ये वाला गलत आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इनको याद रखें आप लोग। पानीपत की जो है पहली लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 को, और जो है दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये 1556 को ही अकबर एवं हेमू के बीच, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप अकबर के बीच। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, अकबर एवं हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? अकबर के नवरत्न के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। राजा मानसिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे, ये वाला गलत हो जाएगा। राजा मानसिंह जो है वित्त मंत्री नहीं थे। तो अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, ये भी देख लेते हैं। तो ये अकबर के नवरत्न हैं, ये इन पर नज़र मार लेते हैं एक बार हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी अब्दुल के जो है नवरत्न थे। और तानसेन, बीरबल, टोडरमल के राजस्व मंत्री थे और भूमि सुधारों से संबंधित भूमिका निभाई। मानसिंह महासेनापति थे। अबुल फजल विद्वान थे, अकबरनामा इन्होंने जो है लिखा था। उसके बाद फैजी इनके थे जो है नवरत्न। हकीम हुकाम थे। मुल्ला दो प्याजा, ये भी कौन थे? नवरत्न थे। ये सभी नवरत्न थे इनके। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में पूछा गया क्या है? अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो तानसेन को नियुक्त किया था। और टोडरमल कौन थे? टोडरमल राजस्व से संबंधित थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीत के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्न में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठभरण बाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। किसका? तानसेन का मकबरा कहाँ? ग्वालियर में है, ये याद रखें। और अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी। किसे? तानसेन को। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो प्रसिद्ध कवि कौन थे अकबर के दरबार में? रहीम खान प्रसिद्ध कवि थे। और संगीत कवि कौन थे? संगीत कवि तानसेन थे। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो यह रहीम खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15। आप लोगों का बुलंद दरवाज़ा देश द्वारा बनवाया गया। तो अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया है।
और अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा 1572-73 में बनवाया था। यह फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत कहना है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पारसी ब्राउन का इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मतलब पारसी ब्राउन ने कहा इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में 1601 में करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है? अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के ज़िले में है। तो ये कहाँ है? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये कौन था? अकबर था। अकबर अनपढ़, एक से मिल जाता है अकबर अनपढ़। तो यहाँ पर जो 1540 में जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। और शेरशाह के हाथों पराजय के बाद 1555 तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था किसे? हुमायूं को, जिससे अकबर की शिक्षा का उसे प्रबंधन नहीं किया जा सका। इसलिए क्या कहा गया था? इसे अनपढ़ शासक था ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की थी? तो ये बदाऊनी था। इसने क्या है? अकबर की धार्मिक नीति थी जो भी उनकी क्या की थी? आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये किसके बीच? महाराणा प्रताप और जो है अकबर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाए। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान राज्य में हुआ था 1576 में। मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था और आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एक मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए, उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। तो कहाँ महाराणा प्रताप ने शरण ली थी? अरावली की पहाड़ी पर ली थी। और इनका नेतृत्व किसने किया था? इसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। और महाराणा के प्रताप की तरफ से किसने लिया था? तो ये हकीम खां सूर था। तो यहाँ पर देख सकते हो शासनकाल पूछा गया, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ये जहांगीर किसका मतलब लड़का था? तो जहांगीर किसका लड़का था? तो ये अकबर का लड़का था। अकबर के बाद कौन हुआ? शाहजहां हुआ। मतलब अकबर का लड़का जहांगीर हुआ, जहांगीर का लड़का शाहजहां हुआ, शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ। तो उसका शासनकाल कितना रहा? तो ये 1556 से 1605 तक किसका शासनकाल रहा था? तो ये रहा था किसका? अकबर का रहा था। अकबर के बाद कौन आएगा? अकबर के बाद आ जाएगा जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से 1627 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो भाई किस किले में मिला था? तो ये बताना। अजमेर का किला था। ऑप्शन नंबर जो बी राइट हो जाएगा। तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किला में मिला था। कहाँ? अजमेर के किला में मिला था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को नहीं छूता था? तो कौन हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो औरंगजेब ऐसा शासक था जो क्या था? मतलब शराब नहीं पीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम है? तो ये औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया था। ये किस पर लगाया जाता था? जजिया कर जो है गैर मुस्लिम थे उन पर जो है ये कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से 24 में क्या है? निम्नलिखित में से शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। मुगलों और मराठों के बीच युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। औरंगजेब के बीच मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध जो है द्वंद्व हुआ था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष
संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुगल सेनापति जयसिंह से हुआ और आगे चलकर 1680 से 1770 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो ये किसके बीच? मुगल शासक से जो औरंगजेब था और शिवाजी के बीच ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था ये आपको बताना है कि औरंगजेब का पुत्र कौन था, ये बताना है। तो औरंगजेब मतलब किसका पुत्र था? औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के सुलेख ये कैलीग्राफर डेस 1948 में इसकी रचना की थी। तो किसने की थी? तो ये हो जाएगा अमानत खान सिराजी ने इसकी जो है सुलेख या कैलीग्राफर की थी। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल स्थित है आगरा में, जो है अर्जुमंद यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। और अमानत खान जो है सिराजी ने इसका जो है सुलेख किया था, कैलीग्राफर किया था। ताजमहल के डिजाइनर कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम देश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो ये पेट में क्वेश्चन पूछा गया संगमरमर पत्थर में पिएत्रा ड्यूरा का काम मुगल शासक शाहजहां के समय अधिक लोकप्रिय हुआ। आगरा का ताजमहल व आगरा के किले की मोती मस्जिद मुसम्मनपुर आदि में प्रयोग हुआ था। कौन सा? संगमरमर पत्थर जो किसमें प्रयोग हुआ था? आगरा के ताजमहल, आगरा के मोती मस्जिद और मुसम्मनपुर में इसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दिल्ली का प्रसिद्ध लोहा स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे हुए खड़ा हुआ निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो ये किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा। जो किस में हो जाएगा? ये कुतुब मीनार जो है परिसर में। दिल्ली का प्रसिद्ध लोहा स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में कुबत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में अवस्थित है। यह लोहा स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है, उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। बिहार राज्य के सासाराम में स्थित निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो किसका हो जाएगा? ये शेरशाह सूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम फरीद था। तो शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शेरशाह सूरी का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने दी थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किसके थे? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ये हो जाएगा हुमायूं के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी शाहजहां ने। इसका निर्माण जो है मयूर सिंहासन या मौर्य सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इस पर अंतिम शासक बैठने वाला कौन था? तो मोहम्मद शाह था इस पर अंतिम मुगल शासक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। इसे लूट के कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। तो मयूर सिंहासन ईरान के शाह नादिर शाह लूट कर ले गया था। कब? 1779 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराकर मयूर सिंहासन की कई कीमती चीज़ें लेके चला गया था। और ये मयूर सिंहासन पर मोहम्मद शाह अंतिम मुस्लिम शासक बैठने वाला था।
तो शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और जो है शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच जो है शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीता था और इसकी मृत्यु 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान बारूद विस्फोट से हो गई थी। शेरशाह सूरी ने क्या किया, सिक्का प्रणाली में सुधार किया, रुपया चलाया और तांबे के सिक्के जारी किए और इसने ग्रांड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण करवाया था जो बंगाल से अफगानिस्तान तक फैली थी। और इसने डाक व्यवस्था का पुनर्गठन किया था, प्रशासनिक सुधार किए थे। स्थापत्य कला का जो है इसने क्या किया था, शेरशाह का अपना मकबरा इसका था कहाँ, सासाराम बिहार में। तो क्या किया था इसने, जो है स्थापत्य कला का जो एक उत्कृष्ट स्थापत्य कला का नमूना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, पंचमहल किसमें स्थित है। तो पंचमहल किसमें स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। किसने, अकबर ने। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसने करवाया था, मुगल सम्राट इसने अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये आगरा का किला अकबर ने करवाया था। आगरा किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल और तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल, ये सभी कहाँ, आगरा में करवाया था। इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। सॉरी गाइस, फतेहपुर सीकरी में करवाया था, आगरा के पास ही पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये शाहजहां ने करवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। यह प्रसिद्ध भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। इसे मुगलों की शाही मस्जिद के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है निम्नलिखित किस मुगल शासक ने करवाया था, अभी आप लोगों को बता चुके हैं। इसका जो करवाया था शाहजहां ने। ये 500 रुपये के नोट पर भी ये इसका चित्र बना हुआ है और ये कौन से पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। कभी कभी पत्थर भी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो इसका जो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, इसका वास्तुकार कौन था, मिराक मिर्जा घियास्ते इसका जो है वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। किसको, औरंगजेब ने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुगल सम्राट औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी और उसके बाद मुगल बादशाह फारूक सियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल की अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 39, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी स्वदेशी भाषा जगताई की तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, बाबरनामा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक बाबरी बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 से तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तो ये जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 बाबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो अबुल फजल हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो हो जाए अकबरनामा के प्रसिद्ध रचना लेखक कौन है। तो ये अबुल फजल हो जाएंगे। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईने अकबरी किसने लिखा है। तो ये अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया है। अकबरनामा को किसने लिखा है,
प्रसिद्ध लेखक कौन हो जाएंगे? तो अबुल फजल हो जाएंगे। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, अकबरनामा खंड बाबर के प्रशासन पर सेना, राजस्व, आय और उसके प्रमाण के भूगोल से संबंधित, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा खंड हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा खंड हो जाएगा। पेट में पेपर 2023 पेट में पूछा गया है। तो अकबरनामा नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल और आईने अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त था। तीसरे खंड को क्या कहा गया है? तीसरे खंड को अकबर के प्रशासन से राजस्व का प्राप्त होता था, इसके बारे में भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में पूछा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई। हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। इसकी बहन है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के बीच उपलब्धियों का वितरण है। तुजुक-ए जहांगीर द्वारा लिखी गई है। जहांगीर द्वारा आत्मकथा बाबरनामा एवं तुजुक-ए बाबरी की रचना बाबर ने की है। तुर्की भाषा में शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर इनायत खां हैं। शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर हैं। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के जो नामा इसके लेखक कौन है? तो ये गुलबदन बेगम हो जाएगी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में क्या है? कौन सा ग्रंथ जहां अंतिम वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो ये कहाँ पड़ता है? ये रंगून में पड़ता है। अंतिम मुगल सम्राट था, इसे क्या ये रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। यहाँ इसे जो है कैद कर लिया था और वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो ये अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां प्रथम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अंतिम नवाब कौन था? तो ये बाजिद शाह अली जो है 11वां नवाब था, और इसी के नाम से जो चिड़ियाघर लखनऊ में है इसी के नाम पर है, ये भी याद रखें। और फैजाबाद को अवध की पहली राजधानी बनाया गया था। फैजाबाद को अवध की जो है पहली राजधानी बनाया गया था। और जो है अवध का प्राचीन नाम था कौशल, और अवध उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवध गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ पूछा जाए वो भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखें। शहादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब की थी? तो इन्होंने स्थापना की 1722 में की थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं इनसे संबंधित। बाजिद शाह अली जो अंतिम था, और अवध का प्रथम शहादत खान नवाब था। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में क्या है? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये जहांदार हो जाएगा। जहांदार शाह कठपुतली जो हो जाएगा सम्राट था। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह 712 से 713 तक शासक बना। उसके बाद शासनकाल में स्वतंत्रता वास्तव में जुल्फिकार खां के हाथों में चली गई थी, वह वजीर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 49 में के मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो उसे कोतवाल कहा जाता था। जो मुगल काल में जो है पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था, और नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और सरकार के प्रशासनिक इकाइयों का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। क्या? प्रशासनिक इकाइयों का प्रमुख कौन होता था? फौजदार। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में क्या है? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? वह कानून व्यवस्था को बनाए रखना उसका जो है सही भूमिका थी। अब देख लेते हैं मध्यकालीन से संबंधित जो भी विविध प्रश्न हैं अभी तक पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं, वो भी देखें, और PYQ भी ला रहे हैं, वो भी आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे
ऑप्शन नंबर जो डी राइट हो जाएगा। तुकाराम जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो ये तुकाराम हो जाएगा। और तुकाराम शिवाजी महाराज के समकालीन थे। तुकाराम संत जो तुकाराम थे इनका 17वीं शताब्दी के एक महान संत थे, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। तो इनका महाराष्ट्र राज्य से संबंध है, ये भी याद रखें। समकालीन किसके थे, शिवाजी के महाराज के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रियों की पाई जाती है, मतलब अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिवाजी महाराज जो थे इनकी मंत्री परिषद जो थी वो अष्टप्रधान थी। शिवाजी महाराज की जो मंत्री परिषद थी जो कैसी थी, ये छत्रपति महाराज जो शिवाजी थे इनके जो है 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें कौन पेशवा होता था, अमात्य होता था, बाकिया, नबीस या मंत्री या सुमंत या दबीर या सुरूनवीर या सचिव, ये सर ए नौबत या सेनापति, पंडित राव या न्यायाधीश ये शामिल थे। ये कौन थे, 8 जो है मंत्रियों की जो नियुक्त किया जाता था, इन्हें अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति से था। मतलब ये इसका हो जाएगा मराठा, मतलब गोरिल्ला या छापामार रणनीति किससे संबंधित थी, तो ये मराठाओं से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठा सेना की ताकत व छापामार गोरिल्ला रणनीति थी, ये याद रखें। गोरिल्ला रणनीति किससे संबंधित है, जो है छत्रपति महाराज शिवाजी से, और मराठाओं से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति देश के परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो किसने की थी ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा इसका, चित्तपावन ब्राह्मण ने। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति प्रभावी रूप से पेशवाओं के हाथ में आ गई थी। पेशवा चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, तो मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा इनकी, पूना या पुणे थी। तो इसमें कुछ क्षेत्र दिए गए हैं मराठाओं प्रमुखों का, उनके क्षेत्र दिए गए, तो इसमें मिलान करना है। तो इसमें पहले का देखते हैं, सी हो जाएगा, सिंधिया का उज्जैन हो जाएगा, और जो है दूसरे का हो जाएगा ए हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तो होलकर इंदौर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हो, पहले का सी किसमें दिया गया है, पहले का सी देख सकते हो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, और दूसरे का जो है ए किसमें दिया गया है, दूसरे का ए इसमें दिया गया है। तो बाकी ऑप्शन हमारे सब कट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। नीचे अब डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। तो मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें, तो यहाँ पर देख सकते हो सिंधिया उज्जैन हो जाएगा, होलकर इंदौर हो जाएगा, गायकवाड़ बड़ोदरा हो जाएगा, भोसले नागपुर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है, तो मतलब सही से आपको लगाना, सबसे पहले कौन आया था ये देखना है। सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इल्तुतमिश आएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर आएगा। तो सबसे पहले इल्तुतमिश देख लेते हैं। इल्तुतमिश आएगा सबसे पहले चौथे नंबर पर, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चौथे के बाद तीसरा, उसके बाद शेरशाह सूरी आ जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा आएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश देख सकते हो शासनकाल 1211 से 1236 रहा,
अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा 1296 से 1316। शेरशाह सूरी का देख सकते हो ये 1540 से 45। और अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये आशा अहीर द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। तो ये कब रखी थी? तो इसमें जो है ऑप्शन जो थोड़ा ये डाउट में है। तो गोविंद सिंह ने 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की नींव रखी थी। इसमें कोई ऑप्शन में दिया नहीं है 99, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को पंच काकर यानी कि केश, कंघा, कड़ा और कच्छा और कृपाण धारण करने की शपथ लेनी पड़ी थी, और पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के अंत में कौर उपाधि दी जाती थी। तो ये कुछ थे। गोविंद सिंह ने क्या कहा था 1699 में बैसाखी दिन? कहा था कि जो है 5 काकर रखना है, कड़ा हो गया, केश, कंघा, कच्छा और कृपाण धारण करने के लिए, और सिंह लगाने के लिए कहा था। तो ये भी याद रखें। तो सिक्कों से संबंधित इनके गुरु देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सिखों के 10 गुरु हुए। पहले गुरु कौन थे? जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद थे। इन्होंने क्या गुरुमुखी लिपि का जो है लोकप्रिय बनाया ना, यानी कि प्रयोग किया था, स्थापना की थी, ये मान सकते हो। शुरुआत की थी, ऐसा भी मान सकते हो। गुरु जो है गुरुमुखी लिपि जो लिखी जाती है इनकी, जैसे हिंदी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। गुरु अमरदास इनके तीसरे गुरु थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था चला गया था, यह प्रारंभ की थी। चौथे गुरु जिन्होंने अमृतसर शहर जो है पंजाब में, उसकी स्थापना करवाई थी या स्थापना की थी, अर्जुन देव इनके 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया था, और इनकी हत्या किसने करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने करवाई थी। और गुरु हरगोविंद गुरु इनके जो है सिखों के छठे जो कौन थे गुरु थे। इन्होंने सिखों को सैन्य रूप से संगठित किया था। और गुरु हर राय 7वें गुरु थे और आध्यात्मिक सामाजिक रूप से मजबूत थे। गुरु हरकिशन 8वें गुरु थे, जो सबसे कम उम्र में गुरु बने थे। गुरु तेग बहादुर इनकी हत्या जो है किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। गुरु गोविंद ये 10वें कौन थे? गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था क्या? 5 काकर रखने के लिए, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण रखने के लिए, ये बताया था इन्होंने। और नाम के अंत में क्या लगाएं? सिंह। सरदारों में जो पुरुष होते हैं और महिलाओं में जो कौर लगाने के लिए इन्होंने बताया था। तो इन्हें फांसी कब दी गई थी? तो ये भी याद रखें, आप लोग देख लें थोड़ा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSSC में, तो इसमें आपको बताना है, इसे मैच करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का दूसरा हो जाएगा। और बी का प्लासी 1757 में हुआ है। बी का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1757, बी का 3 हो जाएगा। और सी का हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था। सी का हो जाएगा कौन सा? 1576 में। सी का हो जाएगा चौथा। अब बचा ताली का कोट का युद्ध, ये हो जाएगा कौन सा? डी का हो जाएगा पहला। अब ये मैच कर लेते हैं किसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन को कर लेते हैं अब मैच। तो यहाँ पर देख सकते हो किसमें दिया गया, ए का दूसरा किसमें दिया गया है? ए का दूसरा इसमें दिया गया है। और बी का तीसरा इसमें दिया गया है। सी का चौथा दिया गया है। और डी का पहला। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो रहा है। तो ये युद्ध देख सकते हो कब कब हुए थे। तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्यों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का था। किसके शासनकाल में आया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शायद ये काल में आया था।
और उसमें पूछा गया, उसके बाद पूछा गया गुरु नानक का जो है 1506 में जन्म हुआ था। नहीं, इनका जन्म 1469 में हुआ था। इनका 1469 में मार्को पोलो 1290 में मार्को पोलो भारत आया था, तो ये सही हो जाएगा। वास्को डी गामा कालीकट 1498 में, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें का कौन सा मेल नहीं खाता, तो ये वाला सही हो जाएगा, नहीं मेल खाता है। तो ये 1469 में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? ये गुरु नानक का हुआ। कहाँ? तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किसको है? तो ये रामानंद को है। क्वेश्चन नंबर 13 है। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। अर्जुन देव को ही फांसी पर किसने चढ़वाया था? मुस्लिम शासक कौन था? ये जहांगीर था, जिसने इन्हें फांसी पर चढ़ाया था। गुरु ग्रंथ साहिब है अथवा आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो है संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई थी। कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहिब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल नाम दिया गया था। विद्रोही जो है खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। सिखों के 10वें आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद थे। ऑप्शन नंबर आपका राइट डी हो जाएगा। और 10वें गुरु थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो गुरु गोविंद थे 10वें गुरु, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका बिहार में जन्म पटना में हुआ था 1666 में। और प्रथम गुरु नानक थे, इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में हुआ था। और ये खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? 10वें गुरु जो इनके थे, यही खालसा पंथ के संस्थापक थे। इन्होंने कहा था 5 काकर यानी कि कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा ये रखने के लिए बोला था। और सिंह नाम के आगे लगाने के लिए सरदारों को बोला था। और जो लेडीज़ हैं उन्हें कोर लगाने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था, मतलब किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद साहिब ने प्रमाणित किया था। तो अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। अब हमें आधुनिक भारत का क्या पढ़ना है? सिर्फ ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। उसके बाद हमारा ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? तो ये हमारा सब कंप्लीट हो गया है। मुग़ल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम? ये सब चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और जो है मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन वंश, राजपूत वंश, जो हमारा पेट में दिया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है प्राचीन भारत विविध कर चुके हैं। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को कर चुके हैं। मुग़ल साम्राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विविध कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब हमें कंप्लीट करना है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये कंप्लीट करने के बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के 2 वीडियो आएंगे, आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से 10 नंबर आप पूरे कंप्लीट कर पाओगे हिस्ट्री से। उसके बाद हम जो है पेट से पहले ये सभी भूगोल भी करवा देंगे 2-3 वीडियो में कंप्लीट आप लोगों की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।